मेरे स्टूडेंट मुकेश ने मुझे पूछा कि भारत में महमूद गजनवी के बारे में बताइए सर, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े। तो यूँ तो वो यहाँ पे जब वो आता है महमूद गजनवी, तो उसका मेन जो उद्देश्य होता है, धन लूटना होता है, राजनीति करना नहीं होता है या प्रसार करना नहीं होता है। मेन जो उसका उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटना ये होता है, और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का उनका उद्देश्य रहता है। साथ ही साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करना उसका उद्देश्य रहता है, लेकिन सबसे बड़ा मोटो होता है क्या? तो धन को लूटना। तो मैं बताना चाहूँगा, भारत में महमूद गजनवी जब आता है तो आक्रमण तो 17 बार वो करता है भारत में, 1000 से लेके 1027 तक। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इस 17 बार के आक्रमण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है सोमनाथ का मंदिर को लूटना, जो गुजरात में था। 1025 में ये आक्रमण हुआ था, और उस समय जो राजा थे वहाँ पे, राजा का नाम भी पूछा जाता है तो भीम प्रथम था वहाँ पे राजा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो युद्ध था, इस युद्ध में 50,000 सैनिक लगभग मारे गए थे। और ऐसा नहीं कि वो पूरा अपने भीम प्रथम का सैनिक था, ऐसा नहीं है। कुछ सैनिक उनके भी थे, कुछ सैनिक इनके थे, लेकिन एक मध्यकालीन इतिहास में उस समय 50,000 सैनिकों का मारा जाना एक बड़ा युद्ध कहलाया। और उस समय ये गुजरात को लूटा, सोमनाथ के मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, सोमनाथ के मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसके बाद में जब ये सोमनाथ को लूट के जा रहा था, तो सिंध से होते हुए वो रेगिस्तान से वो वापस जा रहा था, गजनी वापस जा रहा था। तो इसी दौरान क्या होता है, सिंध के जो जाट होते हैं वो उनको नुकसान कर पहुंचाते हैं, मतलब उनका विरोध करते हैं, है ना, उनको क्षति करते हैं। तो इस कारण से ये लूटने के बाद 1025 में जब इन्होंने सोमनाथ को लूटा, तो 1027 में फिर उन्होंने जाटों के खिलाफ भी युद्ध कर दिया। ठीक है, कौन कौन किया? तो गजनी ने, है ना, महमूद गजनवी ने वो जाटों को क्षति पहुंचाने के लिए कि भैया तुमने मुझे रोका था, तो मैं भी तुमको नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो ये इसका अंतिम आक्रमण था 1027 में, जिसने जाटों के विरुद्ध किया था, जाटों पे आक्रमण किया था। ठीक है, क्योंकि सोमनाथ को जब लूट के जा रहे थे तो इन्होंने उनका विरोध किया था, इस बात को याद रखना पड़ेगा। और 1023 में गजनी की मौत हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको जानना पड़ेगा कि जो इतिहासकार लेनपुन है वो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, नेट वेट के एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। लेनपुन ने कहा था कि महमूद क्या है, एक महान सेनानी था, प्रशंसनीय था और साहसी, एक विजेता था, लेकिन मानसिक और शारीरिक शक्ति को रखने के साथ साथ उसमें दूरदर्शिता थी, परंतु राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं थी। मतलब लेनपुर इसकी तारीफ तो करता है, लेकिन एक बात को भी बताता है कि राजनीतिज्ञ के रूप में उसे देखा जाए तो वो कमज़ोर था। वो चाहता तो शासन को फैला सकता था, लेकिन केवल धन लूटने पे काम किया, इसीलिए दूरदर्शिता की कमी थी राजनीति के विषय पे। हाँ, यह सत्य था कि एक महान सेनानी था, ऐसा लेनपुन मानते हैं। और याद रखेंगे, ये महमूद गजनवी बहुत ज़्यादा मंदिरों को तोड़ता है भारत में, कई हज़ार मतलब मंदिरों को लूट पाट करके इन्होंने नष्ट किया, है ना। इसीलिए इसी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। और कई बार ऐसा पूछा गया है कि हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने वाला बुत शिकन किसे कहते हैं, तो बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक किसे कहते हैं, तो इसी को महमूद गजनवी को ही कहा जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। हाँ, लेकिन एक सच्चाई ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि महमूद जो था वो विद्वानों को और कलाकारों को एक प्रायोरिटी देता था, संरक्षण देता था। भवन भी उन्होंने बहुत सारे बनवाए, बहुत सारे राज दरबार भी उन्होंने बनवाया, लूट टूट के पैसा जो रखा था, है ना, यही समझ लो। और साथ ही साथ में अरबी भाषा को और जो संस्कृत की भाषा है ना, ताकि वो जान सके, तो इस तरीके से साहित्य की रचना भी उसके समय पे हुआ, है ना। और कई भी है, आपको अगर पूछा जाए कि इसके दरबार में कौन रहते थे, तो अलबरूनी जैसे एक जानकार इतिहासकार रहे हैं। अलबरूनी हैं, फिरदौसी है, मतलब अलबरूनी आपको याद रखना, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी, ऐसे विद्वान इनके दरबार में थे। फिरदौसी का ही एक बात आपको याद रखने की रचना है शाहनामा, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो अलबरूनी था, ये इसी के समय आक्रमण के समय भारत आया था। इसी नहीं, अलबरूनी ने जो लिखा है किताबुल हिंद करके, आपको एक इतिहास के बारे में जानकारी इससे मिलती है महमूद गजनवी के बारे में। तो किताबुल हिंद की रचना
उस समय के इतिहास को जानने का एक अच्छा मध्यकालीन स्रोत माना जाता है, सोर्स माना जाता है अल बरूनी का। तो याद रखेंगे अल बरूनी, फिरदौसी, ठीक आपका उतबी, फर्रुखी, ये सभी विद्वान इसी के दरबार में थे। तो इतनी बातें आप जान लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अचानक से किसी स्टूडेंट ने पूछ दिया मुकेश ने, तो मुझे बताना उचित लगा। और मैं खुद, मेरा तबीयत अभी ख़राब है, बट ठीक है, नॉलेज देने में हमेशा नॉलेज क्या होता है, एक वार्म अप होता है, नॉलेज का पॉलिश्ड अपन कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे नॉलेज वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा जी जान लगा कर पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ें, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ठीक, मैं खुद CGPSC में ARO में 140वां रैंक लाया हूँ, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में, है ना। ये बात अलग था कि उसकी सिलेबस को मैं पढ़ा नहीं, अपने पढ़ाने में ज़्यादा बिजी हो गया, है ना। जनजातीय अधिनियम, इन सब चीज़ों को मैं नहीं देख पाया था। तो भी हज़ारों की संख्या में 140वां रैंक आना ठीक ठाक है, मैं सेटिस्फाई हूँ। आप भी अच्छा पढ़ें, 140 क्या, आप 14 रैंक लाएँ, 1 रैंक लाएँ, 4 रैंक लाएँ और अच्छा करें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी मैंने मेंस लिखे, जो भी मेरे छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाले, अचीवमेंट रहे हैं, उस सब का आपको क्या दिखेगा, एक मतलब मैश डाटा आपको देखने को मिलेगा, एक मिला हुआ अनुभव का सार और निचोड़ मिलेगा। अगर आपको PSC व्यापम की घर बैठे तैयारी करनी है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जो मोबाइल नंबर दिया उस पर व्हाट्सअप करें, आपको कोर्स की डिटेल दे दी जाएगी। अपने पसंद का कोर्स, PSC व्यापम का फुल लेंथ कोर्स साल भर का पढ़ें और आपको स्टडी मटेरियल का पूरा पैकेज दिया जाएगा, जिसे आप PDF के रूप में प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अच्छे से पढ़ें, जो साधन है उसी से शुरुआत करते हैं।